क्या था लास्ट टॉपिक? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। लिखो स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कोई भी कंडक्टर के लिए हमने कैपेसिटेंस निकाला था। वैसे अगर स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर होने के लिए कम से कम 2 स्फीयर होने चाहिए। ठीक है, तो एक हॉलो है और दूसरा क्या है? सॉलिड है। कुछ भी चार्ज दोगे कहाँ मिलेगा? इसके सरफेस पे। तो अगर इस पे चार्ज दोगे पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरे वाले पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इसमें अगर बाहर वाले सरफेस को अर्थिंग करके रखते हैं, यानी बाहर वाला कैसे काम कर रहा है? सपोर्टिंग प्लेट की तरह काम कर रहा है। इसका रेडियस अगर R1 है और इसका रेडियस R2 है। ठीक है, केस 1 में क्या है? आउटर प्लेट इज अर्थ। प्रोसेस यहाँ पर भी वही है कि किसी भी बॉडी का अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो चार्ज दे दो। ठीक है, और चार्ज देने के बाद क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। और फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला यूज कर देते हैं, Q इज इक्वल टू Cv। इससे कंपेयर करोगे, जो V का कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C जो होगा इसके लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ये कैपेसिटेंस है जब आउटर प्लेट को अर्थ करोगे। और अगर यहाँ पे मीडियम जो है वो क्या है? एयर। अगर एयर नहीं होगा, कोई और मीडियम होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन हो जाएगी, या के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसमें केस 2 आता है व्हेन इनर प्लेट इज अर्थ। जब इनर प्लेट को अर्थ कर देंगे, जैसे शेयर, इसका रेडियस R1, रेडियस R2। इस पर हमने अर्थिंग जो करा है इनर वाले प्लेट के ऊपर। तो ये केस में देखोगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर बन रहा था, इस केस में 2 कैपेसिटर बनता है, क्योंकि ये कैपेसिटर एक यहाँ पे बनेगा, और जो बाहर वाला स्फीयर है वो इनफाइनाइट पे रखे हुए एक स्फीयर से कैपेसिटर कैपेसिटर बनाएगा, क्योंकि हमने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, अगर ये खाली स्फेरिकल कंडक्टर होता तो इसके लिए कैपेसिटेंस डिफाइंड है। तो यहाँ पे अगर सी देखोगे तो इट विल बी पहले वाला, ये तो होगा ही जो कि यहाँ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 तो होगा ही, डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। लेकिन इसमें प्लस एक और टर्म ऐड हो जाता है, क्योंकि ये जो बाहर वाला स्फीयर है
इसके लिए भी कैपेसिटेंस आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए अगर तुम्हारे पास ओनली स्फेरिकल कंडक्टर था तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर इसका रेडियस r2 है तो क्या लिख रहे हैं, r2। कैपेसिटेंस दोनों ऐड क्यों कर रहे हैं, अगर देखोगे तो अगर इसको कैपेसिटर बना, ये कैपेसिटर C1 और एक दूसरा कैपेसिटर बनेगा C2। ठीक है, इसके लिए जो पोटेंशियल है कितना, अर्थ कर दिए तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 0। इसके लिए बाहर वाले के लिए, और इसका हम समझते हैं ऐसा कि एक इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे एक दूसरा स्फीयर रखा हुआ है जिसके साथ ये कैपेसिटर बना है, और इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे जो कैपेसिटर रखा होगा उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक तरीके से ये जो दोनों पॉइंट है आपस में कनेक्टेड है, ये जो दोनों पॉइंट है क्या हो गया, आपस में कनेक्टेड हो गया। तो यानी ये दोनों जो कैपेसिटर है कौन से कॉम्बिनेशन में लगे, कैसे सीरीज होगा, कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ये पॉइंट ए है, हाँ, ये पॉइंट बी है, तो ये भी पॉइंट कितना होगा, बी होगा। तो कोई भी कैपेसिटर अगर 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड रहता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गई है, पैरेलल। ये C1 और ये C2। C इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में क्या होता है, C1 प्लस, इसलिए यह क्या कर रहे हैं, C1 इसके लिए जो यहाँ पे बन रहा है और जो बाहर वाले से बन रहा है उसके लिए क्या आया, C2, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, बस। हटा दे इसको, सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर केस में क्या होगा, 2 सिलेंडर, एक कुछ इस तरीके का, और इसके अंदर अगर यहाँ से देखोगे इसका कुछ रेडियस R1 और दूसरे वाले का रेडियस R, सेंटर लाइन से देखना। इस केस में अगर बाहर वाले को अर्थ कर, आउटर जो प्लेट है या आउटर जो सिलेंडर है उसको क्या कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं। इसमें एक ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर इनर वाले को अर्थ करोगे तो फिर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं हो पाता। बताया था ना सिलेंडर केस में हम जो इनफाइनाइट का पोटेंशियल है अगर इस स्फीयर के लिए और इनफाइनाइट वाले स्फीयर का डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। अब देखो ये जो बाहर वाले को अर्थ करोगे इसके चलते जो वैल्यू आएगा कैपेसिटेंस का, अगर इसका लेंथ दिया हुआ है, अगर लेंथ तुम्हारे पास L है, so it will be 2 pi epsilon naught L divided by natural log of R2 by R। ये कैपेसिटेंस है। अगेन इसके अंदर क्या भरा होगा, एयर होगा, अगर एयर नहीं होगा तो एप्सिलॉन या फिर K इंटू एप्सिलॉन। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, चार्ज दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद कंपेयर कर लो Q इक्वल्स टू CV, तो ये रिजल्ट आता है। तो भी वैल्यू है, याद रखना इसका, कभी कभी अगर पूछना भी होगा तो डायरेक्ट रिजल्ट पूछ देगा, वैसे कभी पूछते। नेक्स्ट लिखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर।
चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, या फिर जो भी चार्जिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है, नेक्स्ट देखेंगे। कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है। चार्जिंग प्रोसेस कहने का मतलब है वो एनर्जी स्टोर करेगा, और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। तो सबसे पहले समझेंगे चार्जिंग, लिखना पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट लिखना, when a capacitor is connected to a battery, when an uncharged capacitor, when an uncharged capacitor when an uncharged capacitor is connected to a battery, it it starts to store charge, for which some finite time is taken, for which some finite time is taken, some finite time is taken। ठीक है, इस प्रोसेस को करने के लिए क्या होगा, कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा। अब इसमें होता क्या कि इनिशियली अगर देखोगे तो तुम्हारे कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, 0 था। इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, 0 है। मतलब एट t इक्वल्स टू 0 तब जब तुमने प्रोसेस स्टार्ट करा है, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ने लगेंगे, एंड विल रीच टू अ मैक्सिमम वैल्यू दैट इज q इज इक्वल टू cv, जहां v क्या है, तुम्हारा बैटरी का पोटेंशियल जो तुमने उससे कनेक्ट करके रखा हुआ है, q मैक्सिमम, जो किस पे डिपेंड करेगा, इसके कैपेसिटेंस पे। तो इसका सर्किट क्या होता है, इसका सर्किट अगर सबसे सिंपल सर्किट देखोगे तो एक कैपेसिटेंस, वायर के हेल्प से बैटरी से कनेक्ट करोगे तो उन सारे वायर्स का रेसिस्टेंस आएगा CR, और इसको हमने कनेक्ट करा है किससे, एक बैटरी से, जिसका पोटेंशियल जो है क्या है, 3 है। यहाँ पे एक स्विच लगा के रखते हैं, स्विच अभी के लिए ओपन, ठीक है। इनिशियली जो इस पे चार्ज है क्या है, 0 है, और अगर स्विच ऑन करोगे तो यहाँ से क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा, और करंट फ्लो जब हो रहा है तो इस पे चार्ज इकट्ठा होगा। जैसे ही मान लो किसी टाइम पे जाकर के देख रहे हो इधर से चार्ज फ्लो हो रहा है, तुमने dt टाइम के लिए बैठे, dt टाइम के लिए अगर बैठोगे तो इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो होगा dq, यानी हर इंस्टेंट पे इस पे इकट्ठा कितना हो रहा होगा, dq। और बैटरी का काम क्या होता है ना, जितना चार्ज ये सप्लाई करता है इसी इंस्टेंट पे, उतना ही चार्ज ये क्या करता है, कंज्यूम ही करता है। मतलब इस बैटरी से जो चार्ज पास होगा कितना होगा, dq पास होगा dt टाइम में, तो उतना ही चार्ज आ भी रहा होगा। तो अब प्रोसेस क्या है कि अगर इस पे dq इकट्ठा हो रहा है तो इस प्लेट से dq बाहर भी जा रहा है, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, -dq। आ रही बात समझ में। तो किसी भी स्टैंड पे देखोगे तो ये जो प्लेट होगा, इस प्लेट पे अगर चार्ज dq है तो इस पे चार्ज कितना होगा, -dq, क्योंकि ये सप्लाई करा बैटरी ने और फिर इधर से कंज्यूम कर लिया, तो dq इकट्ठा हो गया। मान लो किसी टाइम t पे जाकर के देख रहे हो, इस पे चार्ज कितना है, q है, और इस पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, -q। टाइम t पे अगर जाकर के देखोगे, कुछ देर बाद स्विच ऑन करने के बाद जाकर के देखेंगे तो इस पे कुछ चार्ज स्टोर हो गया होगा, और अगर इस पे चार्ज q स्टोर होगा तो इस पे चार्ज कितना होगा, -q, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी। और उस इंस्टेंट पे अगर यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है तो इस गिवन पॉइंट पे हम किरचॉफ्स लॉ लूप लॉ लगा सकते हैं। नाम सुनो किरचॉफ्स लूप लॉ का, कोई नहीं, करंट पढ़ेंगे तो समझ लेंगे किरचॉफ्स लूप लॉ क्या होता है। किरचॉफ्स लूप लॉ यूज करके हम किसी भी इंस्टेंट पे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं यहाँ पे, और क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं यहाँ पे, कि किसी गिवन टाइम में यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, या फिर इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हुआ है। सारी बात समझ में। और अगर तुम्हें फंक्शन निकल गया तो तुम इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि क्यू इंक्रीज हो रहा है या फिर आई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, या फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कब होगी। ठीक है, तो
किरचॉफ लॉ भी नहीं पढ़े हो तो जो रिजल्ट्स है फाइनली वो लिखा जाना। जब किरचॉफ लॉ पढ़ लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो ये चीज एक बार और वहां पे रिकॉल कर लेंगे, यहाँ पे रिजल्ट्स याद रख सकते हो। तो लिखना पॉइंट 2 में, एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम चार्ज ऑन द कैपेसिटर charge on the capacitor is given as charge on the capacitor is given as q equals to q naught 1 minus e to the power minus t by rc। किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुमको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा इस फॉर्मूले से, q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस माइनस ऑफ t बाई आर सी, वेयर क्यू नॉट की जो वैल्यू होगी, क्यू नॉट विल बी हाउ मच, c इंटू c जहाँ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है और v जो बैटरी तुमने कनेक्ट करा है उसका पोटेंशियल। मतलब जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, जो भी यहाँ पे चार्ज है वो क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ग्राफ इसका प्लॉट करोगे Q वर्सेस T ग्राफ, ग्राफ कैसा आएगा? T इक्वल्स टू 0 पे, T इक्वल्स टू 0 अगर पुट करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। T इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 माइनस 1 0, तो 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर देखोगे, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है C इंटू वी। जो भी तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू होगा इस चार्ज का स्टोर होने का वो हो सकता है C इंटू वी। वो कब? व्हेन दिस टर्म इज 0। अगर इस टर्म को 0 कर दे, क्योंकि इसका काम क्या है, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि इस पे पावर रखोगे, ये तो कम से कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। अगर 0 होगा, 0 होने के लिए टाइम को क्या होना पड़ेगा? इंफिनिटी रीच करना पड़ेगा, या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हो, टाइम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, आरसी। अगर टाइम जो है वो आरसी से बहुत बड़ा हो जाए तो दिस टर्म विल अप्रोक्सीमेटली अप्रोच टू 0। और अगर ये 0 अप्रोच कर रहा है तो जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट कितना है? सीवी है। मतलब अगर ये लाइन जो है तुम्हारा सीवी का, ये लाइन क्या है? सीवी का या क्यू नॉट का है, तो इसको टच करेगा? नहीं टच करेगा, क्योंकि उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं पता है। इस यहाँ से बस पता चल रहा है कि इट विल टच एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी, या फिर फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ आरसी। और इस आरसी को टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस आरसी को क्या बोलते हैं? आरसी को फॉर द गिवन सर्किट, फॉर द गिवन आरसी सर्किट टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इतना लिख लो पहले, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना। हो गया? थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड सॉरी फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखना, वेयर term RC is known as time constant। और टाइम कांस्टेंट एक सिंबल होता है टाउ, दैट इज टाउ इज इक्वल टू क्या है? आरसी। और आर क्या क्या मतलब? रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और सर्किट में रेसिस्टेंस किस किस तरीके से आ सकता है? वायर के चलते या फिर बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस से चलते। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन अगर देख रहे हो जिसमें बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस दे दिया और वायर का रेसिस्टेंस अलग दे दिया, तो आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बैटरी का रेसिस्टेंस प्लस वायर का रेसिस्टेंस। और सी जो यहाँ पे ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द
कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सर्किट कैपेसिटर। हो गया, उधर ही लिखना, उधर मिटाएंगे पहले, उधर ही या फिर रखेंगे। हो गया। अब इसमें अगर देखोगे व्हेन t इज इक्वल टू टाउ या फिर RC, ठीक है, अगर तुमने टाइम दिया किसके बराबर, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर, यही सेम चीज हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी में भी। रेडियो एक्टिविटी का टर्म याद है ना, कि कोई भी इधर एक टर्म आएगा टाइम कांस्टेंट, इस टाइम कांस्टेंट में देखोगे तो चार्ज इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देख सकते हो इक्वेशन से, क्यू क्या होता है, क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई RC। अगर t की जगह तुमने RC पुट कर दिया तो ये जो पूरा इक्वेशन है किसमें चेंज हो जाएगा, क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, हो गया इसमें चेंज। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम एज 0.63 ऑफ क्यू नॉट। और बोले भी थे कि एक टाइम पीरियड में या एक टाइम कांस्टेंट में, एक टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है, 63%। एक टाइम कांस्टेंट में कोई भी अगर डीके प्रोसेस हो रहा है या फिर चार्जिंग प्रोसेस या डिस्चार्जिंग प्रोसेस, उसमें कोई भी प्रोसेस होगा वो कितना परसेंट कंप्लीट होगा, 63%। मतलब अगर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमम का कितना इंक्रीज हो जाएगा, 63%। ठीक है, मतलब अगर इस ग्राफ में देखते हो एक टाइम कांस्टेंट के लिए t इक्वल टू टाउ के लिए, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 63 ऑफ क्यू नॉट, क्योंकि इसके इंक्रीजिंग सेंस में देखेंगे। और इंक्रीजिंग सेंस का मतलब ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 63% ऑफ टोटल चार्ज वहां पे इकट्ठा हो गया। हो गया, जल्दी लिखो। नेक्स्ट लिखेंगे करंट इन द सर्किट। किसी भी टाइम पे अगर करंट तुम चाहिए तुमको सर्किट में, तो करंट देखते हैं क्या होगा, I इक्वल्स टू आई नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई RC। ये तुम्हारा क्या है, करंट है किसी इंस्टेंट पे सर्किट में। क्यों, क्योंकि तुमने जो चार्ज का इक्वेशन लिखा है वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। करंट होता क्या है, करंट आई जो होता है कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। और जस्ट अभी तुमने क्यू का फंक्शन निकाल रहा है कि किस रेट पे जो चार्ज है, जो ये क्यू है, वो कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो उसका अगर डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा, करके देख लो। जो भी तुम्हारा क्यू था डी बाई डी टी, क्या दिख रहा था, क्यू नॉट सीवी के बराबर, और इनटू था 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई RC, यही था। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो टर्म है C इंटू वी, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कैपेसिटेंस के लिए, और ये किसके लिए, वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज जो वेरी नहीं कर रही, ये कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो इससे कुछ करना देना नहीं है, सीधे किसके पास पहुंचेंगे, इसके पास पहुंचेंगे। तो C इंटू वी मल्टीप्लाई होगा, पावर उठ के आएगा, C इंटू वी, पावर कितना उठ के आया, 1 बाई RC। जो भी पावर है कितना उठ करके आ गया, 1 बाई RC उठ करके आ गया, और बाकी सारी चीज क्या रहेगी, वैसे की वैसे ही रह जाएगी। तो T बाई RC ये सही रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें दिखेगा I इक्वल्स टू C से C का या V बाई R e टू द पावर माइनस T बाई
जो यहाँ लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे आई नोट जो है, आई नोट कितना होगा, आई नोट विल बी वी बाई आर। अगेन यहाँ वी क्या है, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, आर है रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और यहाँ पे करंट का ग्रोथ हो रहा है या डीके हो रहा है, करंट बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर मतलब अगर टाइम बढ़ाओगे तो ये पूरा टर्म 1 बाई में क्या होगा, इंक्रीज होगा, या पूरा टर्म ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब भी चार्ज करते हैं ना, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो उस सर्किट में करंट जो होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो इन चार्जिंग सर्किट क्या लिख सकते हो ऐसे, करंट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। चार्जिंग प्रोसेस जब भी होता है, डिस्चार्जिंग में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले चार्जिंग में चार्ज जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है कैपेसिटर पे, लेकिन सर्किट में जो करंट है वो क्या हो रहा है, सर्किट में जो करंट है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। यानी एट, अगर t इक्वल्स टू 0 देख रहे हो, एट t इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये जो पूरा टर्म है ये हो जाएगा 1, यानी i की जो वैल्यू होगी, i विल बी आई नॉट, जो कि मैक्सिमम है v बाई आर। और कोई भी कैपेसिटर t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज था। जब कैपेसिटर अनचार्ज होता है ना, तो इट बिहेव्स जस्ट एज ए वायर, जिसका कोई रेसिस्टेंस नहीं है। जैसे अगर ये कैपेसिटर लगा करके रखा हुआ है, इस कैपेसिटर को एक बैटरी से हमने कनेक्ट करा, जैसे स्विच ऑन करोगे ना, स्विच ऑन करने का मतलब t इक्वल्स टू 0 पे ये बिहेव कैसे करेगा, एक वायर की तरह, जिसका रेसिस्टेंस कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि देख लो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे करंट जो है वो सर्किट में कितना है, मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, हाँ, तो ओम्स लॉ तो पढ़े हो ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। सो आई विल बी व्हाट, V बाई आर, मतलब इसका कुछ कंट्रीब्यूशन है, t इक्वल टू 0 पे इसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि करंट जो फ्लो हो रहा है दैट करंट इज मैक्सिमम एंड इट इज V बाई आर। मतलब व्हेन कैपेसिटर इज अनचार्ज इट बिहेव्स एज व्हाट, वायर। तो लिखो इसमें नोट में, दैट इज when capacitor is uncharged, when capacitor is uncharged, it behaves as a wire with zero resistance, it behaves as wire with zero resistance। दूसरा अगर इसी में देखोगे, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, i की जो वैल्यू होगी इट विल बी 0, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट का रहने का मतलब है t इक्वल्स टू इनफाइनाइट सोच सकते हो, या फिर t वेरी वेरी ग्रेटर देन r, ये भी सोच सकते हो। ऐसे कंडीशन के लिए क्या होगा, i का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये पूरा टर्म अगर नेगेटिव में बहुत बड़ा हो गया पावर, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 तो सारा वैल्यू क्या हो गया, 0। और तुमने इसके पहले वाले केस में पढ़ा कि जब t इन्फिनिटी होता है तो q जो होता है वो क्या होता है, q मैक्सिमम या फिर q नॉट। कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम स्टोर होता है। और जब मैक्सिमम स्टोर हो गया ना, तो ये जो कैपेसिटर है नाउ इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट। ये कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, जैसे ही कैपेसिटर क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, यहाँ से जो करंट है वो कितना हो गया, 0। करंट 0 कहने का मतलब ये कैपेसिटर अब कैसे काम कर रहा है, ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है, या ऐसा वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। एक ऐसा
एक ऐसा वायर से रिप्लेस कर सकते हो जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, या फिर ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा है, तो जब जो भी तुमको क्वेश्चन आता है ना सर्किट बेस्ड ऑन कैपेसिटर, तो मान के ही चलता है कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो जब भी उसको सॉल्व करना होगा तो उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो वायर है अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसके अबाउट जो पोटेंशियल होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो होता तब यहाँ पे ड्रॉप होता, करंट अगर फ्लो होता तब रेसिस्टेंस में ड्रॉप होता और उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर यहाँ पे वोल्टेज कुछ और आता, V से कम आता। लेकिन अब यहाँ पे करंट कितना हो गया, जीरो। करंट अगर जीरो हो गया मतलब इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जीरो। यानी सारा का सारा जो वैल्यू है वो कहाँ चला गया, पोटेंशियल का इसके अक्रॉस चला गया। तो जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसमें कैपेसिटर जो हो गया वो क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, जिसको स्टेडी कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेडी कंडीशन या फिर सैचुरेटेड कंडीशन, स्टेडी और सैचुरेशन। और जब भी स्टेडी ऑन सैचुरेशन कंडीशन होगा तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा, यहाँ पे एक ही सर्किट है, सिंगल ब्रांच है, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा मतलब उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपेसिटर से, और सॉरी उसको रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट से। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, जैसे मान लो इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा। और इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। तो वो पुट करेंगे, सवाल करेंगे और आगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें लिखना, इन दिस केस in this case capacitor behaves as, in this case capacitor behaves as wire of infinite resistance, wire of infinite resistance, wire of infinite resistance, or as a open switch, as an open switch, or as an open switch। ठीक है, ये सारे जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। हो गया। अब करंट पता चल गया ना, जो करंट का इक्वेशन है इससे पता चल गया, तो किरचॉफ ये क्या बोलते हैं उसको, ओम्स लॉ यूज करके रेजिस्टेंस का अक्रॉस किसी भी टाइम पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो पता कर सकते हो। जैसे पता चल गया कि करंट उस सर्किट से कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट जो फ्लो हो रहा है उससे तुम क्या निकाल सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू आई, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा दैट विल बी आल्सो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वो टाइम का फंक्शन है तो अब तुम्हें चाहिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो कितना होगा, V माइनस वी आई आर, V माइनस वी आर। वी आर निकालना इजी है, क्यों निकालना इजी है, क्योंकि करंट है तुम्हारे पास किसी भी टाइम पे, उसमें R से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने का ड्रॉप हो रहा है वो तुम्हें पता चल जाएगा। सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल वो कितना है जो बैटरी सप्लाई कर रहा है, यही बैटरी जो सप्लाई कर रहा है डिवाइड हो रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस और रेसिस्टर के अक्रॉस। तो V माइनस आई आर से तुमको क्या पता चल जाएगा, DC पता चल जाएगा, दैट विल बी आल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। और फंक्शन ऑफ टाइम को सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली तुमको पता चलेगा VC एट T इक्वल्स टू इनफाइनाइट कितना होगा, G के बराबर होगा, जो जस्ट अभी एक्सप्लेन करें। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे, ये पूरा चार्जिंग का प्रोसेस था। अगेन एक टाइम कांस्टेंट अगर दोगे, यहाँ पे अगर T की वैल्यू कितनी हो गई, T इक्वल्स टू RC, तो जो करंट होगा वो कितना होगा, प्रोसेस जो हो रहा है वो अगेन 63 से कंप्लीट होगा, 63% से कंप्लीट होगा। अगर प्रोसेस 63 से कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी करंट 63% से घट गया, तो बचा कितना 37%, मतलब जो करंट बचेगा इट विल बी 0.37 ऑफ I नॉट। मतलब अगर एक टाइम कांस्टेंट दोगे
सर्किट में जो करंट होगा वो 63% से घट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कोई भी प्रोसेस एक टाइम कांस्टेंट में कितना कितना कंप्लीट होता है, 63%। तो पहले अगर इंक्रीज कर रहा था तो 63% से इंक्रीज होने का मतलब है 60.63 जो चार्ज के लिए आया था। यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हुआ, 63। इनिशियली कितना था, आई नॉट था, तो अगर डिक्रीज हो गया 63% तो बचा कितना, 37%। और 37% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना होगा, 0.37। ठीक है। और लास्ट इसका होगा ग्राफ, अगर प्लॉट करते हो आई वर्सेस 6.I वर्सेस अगर टी ग्राफ प्लॉट करोगे, स्टार्ट होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, टाइम एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगेन हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। एग्जैक्ट टाइम आरसी के रेस्पेक्ट में वो सोचते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे टी इक्वल्स टू टाउ के बराबर होगा, तो करंट कितना होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो आई नॉट के बराबर है। नहीं पानी हो गया। चलो, और अब क्या बचा इसमें, डिस्चार्जिंग का पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लिखना, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कंडेंसर। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कंडेंसर या कैपेसिटर, ये पूरा चार्जिंग प्रोसेस था। चार्जिंग प्रोसेस में करंट के साथ क्या हो रहा है, या फिर चार्ज जो है कैपेसिटर पे उसके साथ क्या हो रहा है, वो सारी चीजें हमने देख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ अ कंडेंसर या फिर कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, अगर उस चार्ज कैपेसिटर को किसी बैटरी के क्रॉस लगाओगे, सॉरी किसी रेसिस्टर के क्रॉस लगाओगे, या फिर कुछ ऐसा डिवाइस जो पावर कंज्यूम करता है उसके क्रॉस लगाओगे, तो ग्रेजुअली जो एनर्जी स्टोर हुआ है कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि उस पे जो चार्ज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगेगा। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में समझेंगे क्या होगा, लिखना व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर, पॉइंट वाइज लिख लो। पहला पॉइंट, व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर, when a charged capacitor is connected, when a charged capacitor is connected to an energy consuming device, connected to an energy consuming device, energy consuming device, energy consuming device, that is resistor, that is resistor, that is resistor. रेसिस्टर क्या है तुम्हारा, एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है, क्योंकि उससे एनर्जी डेसिपेट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगा, लॉस होता है। फुल स्टॉप। चार्ज ऑन द कैपेसिटर, charge on the capacitor will decrease, charge on the capacitor will decrease, and this process is known as discharging. And this process is known as discharging. Full stop. Next point. In a discharging circuit, in a discharging circuit, in a discharging circuit, at any instant, in a discharging circuit, at any instant, a capacitor can be replaced. A capacitor can be replaced by a battery, can be replaced by a battery with proper polarities, with proper polarities, with proper polarity and potential, with proper polarity, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी होता है ना, तो प्रॉपर पोलैरिटी एंड पोटेंशियल V equals to Q by C,
किसी भी इंस्टेंट पे जो सर्किट में, कैसा सर्किट है ये, डिस्चार्जिंग सर्किट है। जब भी तुम्हारे पास डिस्चार्जिंग सर्किट होगा ना, तो जो बैटरी, जो भी तुम्हारा कैपेसिटर है, उसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? बैटरी से। और अगर बैटरी से रिप्लेस कर रहे हो तो बैटरी के लिए क्या डिफाइन होता है? पोटेंशियल। बैटरी के लिए क्या डिफाइन होगा? पोटेंशियल डिफाइन होगा। लेकिन ये बैटरी से अलग क्यों है? क्योंकि इसका जो क्यू है वो टाइम के साथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा? टाइम के साथ डिक्रीज होगा। और अगर ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो जो करंट है सर्किट में वो भी क्या होगा? टाइम के साथ डिक्रीज होगा। मतलब हमने क्या करा, एक चार्ज कैपेसिटर लिया। चार्ज कैपेसिटर मतलब इनिशियली इस पे जो चार्ज है लेट इट बी क्यू नॉट, पहले ही से चार्ज कर दिया। चार्ज करने के लिए क्या करा होगा हमने? बैटरी से कनेक्ट कर दिया होगा। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जब फुल्ली चार्ज हो गया तो ऐसे छोड़ दिया। फिर उसके अक्रॉस क्या लगा दिया? एक रेसिस्टर लगा दिया, क्योंकि रेसिस्टर का काम क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम करना। तो ये एनर्जी क्या करेगा? इधर से करंट फ्लो होगा और एनर्जी क्या करेगा? ये कंज्यूम करेगा। मतलब अगर यहाँ पे एक स्विच है, जैसे ही स्विच को ऑन करोगे, जैसे ही स्विच को ऑन करोगे, यहाँ से क्या फ्लो होने लगेगा? करंट फ्लो होने लगेगा। और अगर ये जो करंट है इसका टाइम का फंक्शन निकाल लेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पर हमें कितना करंट सर्किट से फ्लो हो रहा है वो पता चल जाएगा। साथ ही साथ ये जो क्यू नॉट है ये मैक्सिमम वैल्यू है। टाइम के साथ ये भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर किसी इंस्टेंट पे हम अगेन क्यू का फंक्शन निकाल दे एज ए गिवन, क्यू का फंक्शन निकाल दे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें क्या पता चल जाएगा? टाइम की वैल्यू पुट करेंगे और उसके साथ हमें किसी भी गिवन इंस्टेंट पे टाइम पता चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से देख सकते हो कि क्यू अगर पता कर लिए तो सी से डिवाइड कर दोगे तो इस इंस्टेंट पे ये कैसे बिहेव कर रहा है पोटेंशियल, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या मान करके सॉल्व करते हैं कि एक बैटरी है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसको कैसे रिप्लेस कर देंगे? इस तरीके के बैटरी से। जब भी इस सर्किट को सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे? इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे। पॉजिटिव प्लेट को क्या रखेंगे? बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी, और नेगेटिव प्लेट को क्या रखेंगे? बैटरी का नेगेटिव पोलैरिटी। और इसका पोटेंशियल भी व्हिच विल बी गिवन बाय Q by C। और एक तरीके से ये जो बैटरी है रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा हुआ है, तो I इधर से फ्लो होगा। ठीक है, बस ये अलग क्या क्यों होता है बैटरी से? क्योंकि बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई करता है और ये क्या करेगा? पोटेंशियल अप्लाई करेगा व्हिच विल बी फंक्शन ऑफ टाइम, और वो भी टाइम के साथ डिक्रीज होगा क्योंकि क्यू टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए? क्यू का फंक्शन, आई का फंक्शन। अगर क्यू का फंक्शन मिल गया, आई का फंक्शन मिल गया तो तुम वी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, अगेन इसके लिए किरचॉफ लूप लॉ यूज करना पड़ेगा, और किरचॉफ लूप लॉ जब पढ़ेंगे वहां पे तो हम समझ लेंगे। डायरेक्टली अगर इक्वेशन लिखना चाहते हो कितना पॉइंट हो गया? तो 2 या 3? तो थर्ड पॉइंट पे लिखना चार्ज। तो ये करोगे ना, ये वाला ड्रॉ कर लो। लिखना हो गई है। क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है। क्यू क्या है तुम्हारा? इंस्टेंटेनियस चार्ज जिसका तुम वैल्यू निकालना चाहते हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये आई क्या है तुम्हारा? अगेन इंस्टेंटेनियस लिखना इसमें। चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर at any instant of time, charge on the capacitor at any instant of time is given as, at any instant of time is given as Q equals to Q naught e to the power minus t by RC। अगेन इस सर्किट में रेसिस्टेंस R, इसका कैपेसिटेंस C। चार्ज होगा इस फॉर्मूला से निकले। अब सारी चीजें यही पे लिख लेते हैं। T इक्वल्स टू 0 पे Q की वैल्यू कितनी होगी? Q नॉट, जो भी क्योंकि तुमने फुल्ली चार्ज करके लाया तो उस पर जो चार्ज होगा क्या होगा? Q नॉट। T इक्वल्स टू टाउ पे, मतलब वन टाइम कांस्टेंट के लिए Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिक्रीज हो रहा है, हाँ डिक्रीज हो रहा है, 63% से डिक्रीज हो जाएगा तो बचेगा कितना? Q नॉट। ठीक है, वैसे ही t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे अगर देखोगे, t इक्वल्स टू इंफिनिटी या t टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए, या फिर t वेरी वेरी ग्रेटर देन RC के लिए Q जो होगा कितना हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ चला गया?
0। नेक्स्ट, अब ये चीज पता चल गया, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो और ग्राफ विल बी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। जो भी यहाँ पे ग्राफ होगा तो डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, मतलब क्यू और टाइम का फंक्शन प्लॉट करोगे तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन टाइम एक्सेस को टच नहीं करेगा क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली किस टाइम पे फुल्ली चार्ज हो जाएगा वो या फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। टाउ के लिए 0.37। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, करंट इन द सर्किट एट एनी गिवन टाइम। चार्ज निकाल लिया, चार्ज के हेल्प से करंट निकाल सकते हैं, तो करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम, करंट इन द सर्किट at any time is given as किसी भी टाइम पे अगर करंट निकालोगे तो इट विल कम एज I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर माइनस t बाई आर। ठीक है, और I नॉट कैलकुलेट करना चाहोगे तो I नॉट कितना होगा, I नॉट विल बी V नॉट डिवाइडेड बाई R। और V नॉट क्या है, V नॉट है इनिशियल पोटेंशियल अक्रॉस व्हाट, अक्रॉस कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकलता है, Q नॉट बाई C डिवाइडेड बाई R, तो इट विल बी Q नॉट बाई RC। सो I नॉट कितना होगा, Q नॉट बाई RC। क्या ये एक बार देखो, क्या ये मतलब जो चीज है डायमेंशनली करेक्ट है, I इक्वल्स टू Q नॉट बाई RC डायमेंशनली करेक्ट है। RC का जो यूनिट होता है क्या होता है, टाइम, और करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, सो Q नॉट बाई RC करंट। तो ये होगा तुम्हारा मैक्सिमम करंट, जैसे ही स्विच ऑन करोगे ये फ्लो होगा उस इंस्टेंट पे, लेकिन टाइम के साथ अगेन ये क्या होते जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एट t इक्वल्स टू 0 I इक्वल्स टू I नॉट, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, अगेन t इक्वल्स टू 0 पॉइंट या t इक्वल्स टू टाउ, टाउ पे I का जो वैल्यू होगा 0.37। डिक्रीजिंग प्रोसेस है, डिक्रीजिंग प्रोसेस में 63% से डिक्रीज होगा, बचेगा कितना 37% या 0.37 ऑफ I नॉट। और t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे, t टेंड्स टू इनफाइनाइट, करंट की जो वैल्यू होगी सर्किट में कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि चार्ज कुछ बचा ही नहीं तो बैटरी की तरफ बिहेव नहीं कर रहा, अनचार्ज कैपेसिटर हो गया। और अगर अनचार्ज कैपेसिटर मतलब उसके चलते कोई उसमें कोई एनर्जी नहीं है, तो उसके पास नहीं है तो दूसरे को देगा क्या, बस प्रोसेस खत्म। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ विल बी व्हाट, I वर्सेस T, इस तरीके का कुछ होगा, I नॉट T इक्वल्स टू टाउ के लिए 0.37। कभी कभी डायरेक्टली ग्राफ भी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स करंट इन डीके सर्किट या फिर चार्जिंग सर्किट। तो करंट तो सेम रहता है, करंट का जो ग्राफ होता है ना वो चार्जिंग का लो या डिस्चार्जिंग का लो, ग्राफ क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों केस में अगर पलट के देखोगे पिछले वाला केस चार्जिंग का केस, तो उसमें भी करंट का जो ग्राफ था कैसा दिखा था, डीके ग्राफ ही देखा था। ठीक है, दोनों केस में करंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और लेकिन उसके पिछले वाले केस में जो था चार्ज ग्रो कर रहा था, इसलिए उसको चार्जिंग सर्किट बोल रहे थे, और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है उसके लिए ग्राफ हमेशा इंक्रीज करेगा, और डिस्चार्जिंग के लिए अगर चार्ज का ग्राफ प्लॉट करोगे तो चार्ज एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है,
और कुछ है इसमें? चलो और कुछ तो नहीं दिख रहा। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, कुछ सवाल करते हैं, लिखना। कुछ बताना तो मिस हो रहा है यार, और इस बुक में दिया नहीं है। चलो याद आएगा तो बता देंगे। लिखना, क्वेश्चन लिखो। लिखना, a capacitor is discharged through a capacitor is discharged through a capacitor is discharged through ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, अभी बताएंगे। a capacitor is discharged through a 10 mega ohm resistance, discharged through 10 mega ohm resistance, 10 mega ohm resistance, and it is found that and it is found that and it is found that time constant is it is found that time constant is 200 second. Time constant is 200 second. Full stop. Full stop. If initial charge on the capacitor if initial charge on the capacitor if initial charge on the capacitor is initial charge on the capacitor is 500 microcoulomb 500 microcoulomb 500 microcoulomb, then find then find then find A, ये तो सबसे इजी है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, टाइम टेकन, the circuit, degree charge, by 90%. Find maximum current in the circuit. पहले तो सर्किट है कैसा, डिस्चार्जिंग सर्किट है, ठीक है। और अगर डिस्चार्जिंग सर्किट है तो चार्ज डिक्रीज होगा। और तुम्हें यहाँ पे क्या क्या चीज बताया हुआ है, रेसिस्टेंस क्या है वो बता दिया, टाइम कांस्टेंट कितना है वो बता दिया, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट बता दिया, रेसिस्टेंस बता दिया, तो सी की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। माइक्रोफैराड, हाँ ठीक है। ए में अगर देखोगे तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आरसी। टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आरसी होता है। और गिवन क्वेश्चन में टाउ जो दिया हुआ कितना है, 200 सेकेंड या माइक्रो सेकेंड, सेकेंड दिया हुआ है, 200 सेकेंड टाउ है। आर का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 100।
10 मेगा के क्या मतलब है 10⁻6 ओम, ये दिया होगा, सी पता करना। तो इसमें क्या करोगे, जो भी सी होगा इट विल बी टाउ बाई आर, सो 200 इंटू 10⁻6, ऊपर करोगे -6 में चेंज हो जाएगा, कितनी बार में सिंप्लीफाई होगा 20 टाइम्स, तो 20 इंटू 10⁻6 फराड लिख लो या फिर 20 माइक्रो फराड। ये तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू है। ए के बाद ना सीधे सी कर देते हैं। सी क्या होता है, मैक्सिमम करंट कितना होगा, आई नॉट। हाँ अभी जस्ट कैलकुलेट करे, फॉर्मूला बताए थे, आई इक्वल्स टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर सी, यही था ना कि मैक्सिमम करंट जो फ्लो होगा स्टार्टिंग में कितना होगा, क्यू नॉट बाई आर सी। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 500 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना देगा सीधे 200, तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो करंट जो आएगा 2.5 माइक्रो एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट। टू 200 इंटू 10 चलो सॉल्व करते हैं, इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। बी में क्या है तुम्हारे पास, बी में क्यू का फंक्शन क्या होता है, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, या टी बाई टाउ, डायरेक्टली यहाँ पे टी बाई टाउ, ठीक है। अब तुमको कह रहा है कि व्हाट विल बी द टी व्हेन क्यू इज डिक्रीज बाई व्हाट 90%, मतलब 90% से डिक्रीज हो गया तो बचा कितना, हाँ तो क्यू नॉट माइनस 0.9 क्यू, क्योंकि 90% से डिक्रीज होने का मतलब हुआ कि बचा जो वो क्यू देता है, जो क्यू निकाला ना जो फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज द करंट एट ए गिवन इंस्टेंट, या सॉरी चार्ज एट ए गिवन इंस्टेंट। चार्ज एट ए गिवन इंस्टेंट का मतलब है जो चार्ज कैपेसिटर पे बचा हुआ है, तो अगर 90% से घट गया तो बचे कितना 0.1 क्यू नॉट। सारी बात समझ में, तो ये ले जाकर के आप पुट कर दो तो इट विल बी 0.1 क्यू नॉट बराबर क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई होगा। क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं होगी, इसको लिख सकते हो 1 बाई, ये जो टर्म है इसको पलट लो तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस, प्लस में चेंज हो जाएगा टी बाई टाउ, लेकिन ये लिखना पड़ेगा 10। क्लियर है, इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, ऊपर चला गया, या फिर 1 बाई करके उस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिए। अब एंटी लॉग लोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, अगर एंटी लॉग ले रहे हो तो टी बाई टाउ विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 10, या फिर इसको लिख सकते हो 2.303 लॉग 10, देख सकते हैं। क्योंकि जब बेस यहाँ पे कितना है ई है, तो फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा वैल्यू याद नहीं रहेगा, नहीं तो ये तो रख सकते हो ना कि इसका जो बेस होता है कितना होता है 10, और इसके अंदर 10 है तो ये कितने में चेंज हो गया 1 में, तो यानी टी जो होगा इट विल बी 2.303 इंटू 200, सिंप्लीफाई करोगे वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने वाले हैं। सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिख लो, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। ये था 90% चार्ज होने के लिए टाइम, ये जो पूरा टाइम है कितने के लिए है 90%। अब देखना अगर इस सी को मैं बोलता कि 99% चार्ज हो गया, ये बस समझना, इसको लिखने का नहीं है, 99% चार्ज हो गया मतलब डिस्चार्ज हो गया, मतलब इतनी वैल्यू क्या हो गई हट गई, बचेगा कितना 0.01 क्यू नॉट, कितना बचेगा। जब यह पुट करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी कितने 100 आने का मतलब है जब यहाँ से टी निकालोगे ना टी विल बी 2.303 इंटू 2, क्योंकि log 10 कितना होता है
log 10 1 और log 100 कितना होगा 2 होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर टॉ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर आकर के, और ये हो गया तुम्हारा टॉ। अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी 4.6 के आसपास। देखो 99% चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है, 99% डिस्चार्ज या चार्ज होने में टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली t इक्वल्स टू 4 to 5 टाइम्स ऑफ टाउ। सारी बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो टाउ की जो वैल्यू है ये कितनी आई है 4.6, टी की जो वैल्यू है 4.6 इंटू टाउ, मतलब 99% चार्ज या डिस्चार्ज कैपेसिटर कितने देर में हो जाता है टाइम कांस्टेंट का 4 to 5 टाइम्स। मतलब यहाँ पे 200 सेकंड तुम्हारा टाइम कांस्टेंट था, अगर इसको मैं टाइम दे देता कितना 5, मतलब 1000 सेकंड, 1000 सेकंड अगर टाइम दे दूंगा तो क्या हो जाएगा 99% चार्ज हो जाएगा। या फिर अगर मैं बोलूं कि मैं इसको टाइम दे देता 2000, 2000 अगर टाइम दे दूंगा तो क्या हो जाएगा इट विल बी फुल्ली चार्ज। मतलब अगर 4.5 के आसपास टाइम देते हैं ना, हम अपने मन में बिठा कर रखते हैं कि अगर 4.4 से 5 या 5 से ज्यादा कुछ भी 5 से 6 के बीच में अगर टाइम दे दो t इक्वल्स टू 5 to 6 टाइम्स ऑफ टाउ, जो कैपेसिटर होता है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है या फिर डिस्चार्ज हो जाता है। आ रही बात समझ में, कैपेसिटर जो भी है वो क्या हो जाएगा फुल्ली डिस्चार्ज या फिर चार्ज हो जाएगा। उसके लिए कितना टाइम लगेगा 4 to 5 टाइम्स बोल सकते हो, या फिर 5 to 6 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, इतने देर में कोई भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज या फिर फुल्ली डिस्चार्ज होगा। अब जो टाउ है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, टाउ डिपेंड कर रहा है आर पे और सी पे। ये जो सी होता है ना ये बहुत ही छोटा होता है, सी जो होता है ऑलरेडी क्या होगा बहुत ही छोटा होगा, माइक्रोन में वैल्यू होती है, जैसे तुमने देखा यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है। अब अगर टाउ को बढ़ाना है ना तो ये रेसिस्टेंस क्या करना पड़ेगा तुमको इंक्रीज करना पड़ेगा। टाउ को बढ़ाना है तो आर क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा। यार आर हमें इंक्रीज क्यों करना, क्योंकि हम नॉर्मली अगर चार्जिंग प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम नॉर्मल वायर जोड़ देते हैं, और ऐसा कोई नॉर्मल वायर नहीं है तुम्हारे पास जिसका रेसिस्टेंस मेगा ओम में होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया उसमें किसने क्वेश्चन दे दिया है मेगा ओम में, क्योंकि वो चाहता है क्या टाइम कांस्टेंट को बहुत ही इंक्रीज करना। तो जो भी कैपेसिटर जो नॉर्मल कैपेसिटर चार्जिंग के लिए टाइम लेता है या डिस्चार्जिंग के लिए टाइम लेता है ना, उसके लिए 1 मिनट बहुत काफी है, क्योंकि 1 मिनट कितना हो गया तुम्हारा 60 सेकेंड। तो अगर एक 20 माइक्रो वोल्ट का या सॉरी 20 माइक्रो फेराड का एक कैपेसिटर लियो, इसके साथ अगर तुम कनेक्ट करके रखे हो एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसके टाउ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है 10 सेकेंड, टाउ की वैल्यू कितनी आ रही है 10 सेकेंड, और तुमने टाइम कितना दिया 60 सेकेंड, उतने देर में ही क्या हो जाएगा फुल्ली चार्ज या फुल्ली डिस्चार्ज। तो वही इन्फिनिटी कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो वैल्यू जो होगी बहुत बड़ी होगी, 10 साल 50 साल 1000 साल लगेंगे। इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि टाउ जो इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, सॉरी टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आरसी, और आरसी से बहुत बड़ा भी करने का जरूरत नहीं है, कितना टाइम कर दो 5 to 6 टाइम्स ऑफ आरसी कर दो टाइम को, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज या फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आ गया, तो नोट में ये चीज लिख लो approximately a capacitor takes approximately a capacitor takes 5 to 6 times 5 to 6 times of times of RC to get fully charged or fully discharged, to get fully charged और फुल्ली डिस्चार्ज। इतने देर में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज भी हो जाएगा और फुल्ली डिस्चार्ज भी हो जाएगा। हो गया, एक और लिखो इनके सवाल लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2500 microfarad a 2500 microfarad capacitor a 2500 microfarad capacitor is charged through a resistor is charged through a resistor of 1 kilo ohm
by a 12 volt DC source, by a 12 volt DC source। अब इससे परेशान मत हो जाना कि डीसी सोर्स क्या है, बैटरी है। 12 वोल्ट क्या है, बैटरी है, उसको ऐसे बोलने का तरीका है। फुल स्टॉप। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड। यहाँ पे एक टर्म आएगा, उसकी वैल्यू में बता देना। 1/e² ऐसा एक टर्म आएगा, इसका वैल्यू होता है 0.135। इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली। थ्री एट। हाँ देखो, इसके लिए बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन ज्यादा फॉर्मूला याद करने का कोई फायदा है नहीं। मैंने बताया था इसको कैलकुलेट, जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, वी आर कैलकुलेट कर लेंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा वी आर कैलकुलेट कर लेंगे। और वी आर होता क्या है, वी आर होता आई नॉट इन आई इंटू आर, यही होगा ना। किसी भी इंस्टेंट पे अगर वोल्टेज अक्रॉस किसके चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस चाहिए, तो आई करंट कितना फ्लो हो रहा है और इनटू रेसिस्टेंस करोगे, तो वीसी जो होगा क्या होगा, वीसी वी माइनस, बोलो, वी आर होगा ना, वी आर, या फिर इसको लिख सकते हो वी माइनस आई इंटू आर। और ये जो वी होगा, इसके लिए भी बता के रखे हैं, वी जो होगा ये क्या हो सकता है, हाँ इसकी वैल्यू बता दिया। मतलब तुम्हें करना क्या है, ये सारी चीजें पुट कर लो। तो ये है 12 माइनस आर कितना दिया हुआ 1000, और आई एज ए फंक्शन रखोगे। और आई एज ए फंक्शन क्या होता है, आई एज ए फंक्शन होता है आई नोट बाई आई नोट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, जहां आई नोट क्या होता है, कौन सा सर्किट है ये, पहले ये तो देख लो। आई नोट क्यू बाई आर सी किसके लिए होता है यार, डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए। चार्जिंग के लिए आई नोट होता है वी बाई आर सिंपली होता है ना। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, वही एक काम कर लो, आई इंटू आर लिखने का मतलब है ये आई नोट को लेकर के आएगा, और आई नोट भाई जब डिवाइड करोगे ना तो सिंपली क्या हो जाएगा, वी बचेगा यहाँ पे, तो इट विल बी 12। ये सीधे क्या बचेगा, 12 बचेगा, क्योंकि v बाई आर ये टर्म पुट करोगे और इसमें फिर तुम r से मल्टीप्लाई कर रहे हो वी आर कैलकुलेट करने के लिए, तो ये दोनों कट के बचेगा क्या, बस v e टू द पावर माइनस t। टाइम कितना दिया हुआ, टाइम कुछ दिया हुआ है ना 5। आरसी तुमने कैलकुलेट करा होगा, आरसी क्या होगा 2.5 होगा, क्योंकि आर की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, तब पुट करोगे 2.5, तो 2.5 मतलब ये होगा 12, कॉमन कर लो 1 माइनस -2। और यही चीज मैंने कहा बता करके रखा, इधर बता, तो 12 इंटू 1 माइनस 0.135, ये सिंप्लीफाई करोगे अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास आ जाएगा। वो फॉर्मूला ये
मत रटना इसको, कोई जरूरत नहीं है यार, कितना फॉर्मूला रटोगे। सिंप्लीफाई करोगे 10.4 के आसपास आएगा, 10.38 वही 10.4 के आसपास आएगा, वहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो। एग्जैक्ट एकदम सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, मे भी अगर ऑप्शन में डिफरेंस होगा तो कोई फायदा नहीं। मॉड्यूल लाए हो, इलेक्ट्रोस्टैट का मॉड्यूल लाए क्यों नहीं, नहीं लाते हो? चलो फिर सर्किट ड्रॉ ही करना पड़ेगा, लिखना। हाँ, ये सब करने से पहले नोट में एक चीज लिख लो जो भूल रहे थे। नोट में ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग during discharging during discharging of a capacitor during discharging of a capacitor energy dissipated energy dissipated energy dissipated मतलब खर्च हो गया, या एनर्जी कंज्यूम भी लिख सकते हो, एनर्जी कंज्यूम्ड या डिसिपेटेड कुछ भी लिख लो, एनर्जी कंज्यूम्ड across a resistor is given as delta E loss is equal to half Q naught square by C। ठीक है, अब रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, एनर्जी जो लॉस होगा क्या होगा, इतना ही होगा हमेशा, क्योंकि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, कैपेसिटर में जो भी एनर्जी स्टोर होगी, अगर ये कैपेसिटर जो है इसको चार्ज दे दिया तुमने Q नॉट और C इसका कैपेसिटेंस है, तो इसमें कितना एनर्जी लॉस होगा, कितना एनर्जी स्टोर होगा, E इक्वल्स टू हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C। जब डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगा तो कुछ देर बाद इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। चार्ज जीरो हो गया, रेसिस्टर हमने कनेक्ट करा था, तो ई फाइनल जो है, ये इनिशियल ई फाइनल जो हो गया वो कितना हो गया, जीरो। लॉस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब इतने का लॉस हुआ, हमें मतलब ही नहीं हमने क्या रेसिस्टर कनेक्ट करा है। रेसिस्टर कुछ भी कनेक्ट करो, 10 ओम का, 20 ओम का, 30 ओम का, 35 ओम का, अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो हमेशा जो एनर्जी का लॉस होगा कितने का होगा, इट विल बी हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C। आ रही बात समझ में? तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टर, और कभी भी जब डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन है तो उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू दे करके मे भी तुमको परेशान कर रहा होगा, इससे मत सोचना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है आई स्क्वायर RT का, इससे कैलकुलेट कर लेंगे कि एनर्जी कितने का लॉस हो रहा है, तो इससे नहीं कैलकुलेट करेंगे। टोटल चार्ज जो इनिशियली गिवन था उस कैपेसिटेंस, इतना ही एनर्जी लॉस होगा, और यही एनर्जी लॉस हो रहा है इधर से, लेकिन यहाँ से कैलकुलेट करना क्या है, मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, क्योंकि आई एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, वहां पे इंटीग्रेशन फिर यूज करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा उधर से, लेकिन कैलकुलेटिव प्रोसेस है, तो सीधे हम एनर्जी का जो फॉर्मूला है डायरेक्टली इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या दे देगा, लॉस दे देगा। एंड दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर पे डिपेंड नहीं करेगा, आर पे ये जो वैल्यू है ये डिपेंड नहीं करता है, वो अल्टीमेटली हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C होता है, तो इसके नीचे लिख लेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ resistance connected across resistance connected across the capacitor। ठीक है, तो अगर 10 ओम करते हो यही एनर्जी कंज्यूम होगा, 20 ओम करोगे तो यही एनर्जी कंज्यूम होगा, या 100 ओम करो तो भी इतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस चेंज करने से चेंज होगा क्या, अगर एनर्जी इतना ही कंज्यूम हो रहा है तो रेसिस्टेंस करने से क्या चेंज होगा, टाइम ऑफ कंजम्पशन वेरी करेगा। रेसिस्टेंस अगर चेंज करेंगे तो क्या वेरी करेगा, टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस टाउ को इफेक्ट करता है। टाउ क्या होता है तुम्हारा, RC। अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके लिए टाउ क्या होता है, बढ़ेगा, और टाउ बढ़ने का मतलब है कि जो टाइम लगना चाहिए वो क्या होगा तुम्हारा, जो टाइम लगना चाहिए फुल्ली डिस्चार्ज या फुल्ली चार्ज में, वो और क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि टाइम जो था वो कितना था तुम्हारा 4 to 5 टाइम्स ऑफ
टाउ। अभी बताया ना कि टाइम जो फुल्ली डिस्चार्ज या फुल्ली चार्ज होने के लिए लगता है 5 to 6 या 4 to 5 टाइम्स ऑफ टाउ लगता है। तो अगर टाउ इंक्रीज होगा तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए क्या होगा, टाइम भी बढ़ेगा। तो अगर डिस्चार्ज हो रहा है और तुमने हायर रेसिस्टेंस लगा करके रखा है तो एनर्जी इतना ही कंज्यूम होगा, लेकिन उसके लिए टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? लिखना है क्वेश्चन। 4 plates, 4 plates of same area, 4 plates of same area। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जो थ्योरी अभी पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड होगा। ये सारे कैपेसिटर का मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। लिखना 4 plates of same area and cross section are joined between 2 points, are joined between 2 points alternately as shown in figure, then find equivalent capacitance, across AB। एक का डी दिया हुआ, ये भी डी है, क्या बीच में भी गैप दिया है। इसका प्लेट एरिया कितना है, ए, ये भी प्लेट एरिया है, ये भी प्लेट एरिया। ये 2 पॉइंट है ए, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ए होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है। तो यहाँ से तुम्हें पता करना है कि ये जो भी डायग्राम है, इस डायग्राम में ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। चलो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले तो समझो यहाँ पे कितना कैपेसिटर बनेगा। कितना कैपेसिटर बनेगा, 3। 4 प्लेट होते हैं तो 3 कैपेसिटर बनता है, 5 प्लेट होते हैं तो 4 बनेगा, एक कम बनेगा क्योंकि जो फेसिंग सरफेस है ना, वही पैरेलल प्लेट के केस में जो फेसिंग सरफेस होते हैं वही कैपेसिटर बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नेमिंग करूँ तो 1 2 एक कैपेसिटर बनाएगा, ठीक है। वैसे ही 2 डैश, क्योंकि ये प्लेट 2 है तो 2 इसके लिए, 2 डैश इसके लिए, 2 डैश 3 के साथ कैपेसिटर बनेगा और 3 डैश किसके साथ बनेगा, 4 के साथ। मतलब अगर कैपेसिटर देखोगे तो ये और ये। अब बात करते हैं सारे जो कैपेसिटर, ये सारे जो प्लेट्स दिए हुए कितने पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, 2 ही पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो उठा लो, ये ए है तुम्हारा और ये क्या है, बी है। अब देखते हैं ए से क्या क्या कनेक्टेड है। ए से कनेक्टेड है 1, तो ऐसे उठा करके प्लेट 1 ए से कनेक्टेड है और इसके साथ कैपेसिटर कौन बना रहा है, 2 बना रहा है और वो किससे कनेक्टेड है, बी से। यानी एक कैपेसिटर बनेगा, 2 यहाँ पे है। समझ में आ गया, इसका काम खत्म हो गया, क्रॉस कर सकते हो। अब दूसरा कैपेसिटर बनना है यहाँ पे। अब इस कैपेसिटर के लिए 2 डैश किससे कनेक्टेड है, बी से, तो 2 डैश लेंगे, बी से कनेक्टेड है, और 3 किससे कनेक्टेड है, ए से। तो एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा जो कुछ इस तरीके का होगा। थ्री है ना, सॉरी 3। अब समझते हैं नेक्स्ट, इसका भी काम खत्म। अब बचा ये वाला कैपेसिटर। ये वाला कैपेसिटर जो है 3 डैश किससे कनेक्टेड है, ए से, तो 3 डैश ए से कनेक्टेड है। लिख दो। एक ही बचा कौन सा, 4। 4 किससे कनेक्टेड होगा, बी से। अभी इसमें देख सकते हो ये सारे जो कैपेसिटर है ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर इसका सी है, इसका भी सी और इसका भी सी होगा, तो सी ए बी विल बी
3c, और अगर सारी वैल्यू दी हुई है तो 3 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई b, ये तुम्हारा आंसर होगा। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आता है हम करते क्या है, जो भी पॉइंट है जिनका पोटेंशियल अलग अलग है उसको मार्क कर देते हैं। इस तरीके का कुछ सर्किट आएगा ना, अभी और भी करेंगे इस तरीके का, जब भी कोई सर्किट आता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट मार्किंग करना शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनका पोटेंशियल क्या है, अलग है। पोटेंशियल अलग अलग होगा उसको अलग अलग जगह पे लिख देंगे और फिर कनेक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन से दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, या कौन से कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट लिखना, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, find equivalent capacitance across, find equivalent capacitance across A and B, equivalent capacitance across A and B for the given circuit, for the given circuit। टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी सर्किट देगा उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया वही फॉलो करना है। तो ये है तुम्हारा कौन सा, इसके लिए दिया हुआ 9 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट दो जो है 6 और 12 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड। क्या गलत हो गया, किस वाले, क्या कनेक्ट नहीं है? हाँ, तो इसी वायर के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा कि सबको रिप्लेस करके ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दी, इसमें क्या गलत है? सर्किट थोड़े है कि तुमसे करंट पूछ रहा है कि वो क्लोज करके देगा। ए और बी के बीच में उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, मतलब ये जो टेढ़ा मेढ़ा चीज दिया हुआ है इन सबको हम किससे रिप्लेस कर दे, एक सिंगल रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दे या सिंगल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दे, या जो मिलके इन तीनों का काम कर सके। तो इसमें क्या गलत है, इसमें कौन सा थ्योरी लगाने लगे हो? चलो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। ऐसे ही डायग्राम ड्रा होना है, यही परेशान हो गया पहले। देखो अगेन बोले थे कि क्या करना है तुम्हें, जितने भी जंक्शन है ना, जितने भी जंक्शन है उसका पोटेंशियल डिसाइड करेंगे कि क्या क्या पोटेंशियल होगा। अब देखो यहां से जब चलना शुरू कर रहे हो, ए से जब चलना शुरू कर रहे हो तो इधर बीच में कोई डिवाइस है, कोई डिवाइस नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर ए है तो इस जंक्शन का भी पोटेंशियल कितना होगा, ए ही होगा। ठीक है, नॉर्मल बस वायर कनेक्टेड है, तो यहाँ से अगर चलना शुरू कर रहे हो, कोई डिवाइस नहीं है, तो यहाँ का जंक्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बी के पास चलते हैं, बी से अगर चलना शुरू करोगे तो यहाँ पे जो डिवाइस आ गया, यहाँ एक डिवाइस आ गया, मतलब अगर आगे जाओगे तो पोटेंशियल कुछ अलग होगा। अब पोटेंशियल सेम नहीं रख सकते हैं, सेम नहीं रख सकते हैं, तो बी यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। अब सोचते हैं क्या ए रख सकते हैं, ए यहाँ पे है, ए से अगर इस पॉइंट की तरफ मूव करोगे अगेन बीच में कैपेसिटर आ गया, मतलब ना तो ये पॉइंट ए होगा ना ही बी होगा, कुछ थर्ड होगा, जिसके लिए क्या लिख सकते हैं, सी। अब देखो अगर यहाँ से चलना शुरू करोगे, क्योंकि एक ही जंक्शन बचा है, यहाँ से चलना शुरू करोगे इस तरीके से, तो कोई डिवाइस है, कोई डिवाइस नहीं है, मतलब अगर ये सी है तो ये भी पॉइंट कितना होगा, सी। यानी इस पूरे डायग्राम में कितना जंक्शन है, तीन ही जंक्शन है, इस पूरे सर्किट में तीन ही जंक्शन है, ऐसा लिख सकते हो, ए बी और थर्ड इधर सी। ठीक है, अब सारे जो कैपेसिटर है हम उठा उठा के किधर पुट कर देंगे, ऐसे पुट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा दो पैरेलल में कनेक्टेड है, कौन किसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले उठाते हैं इसको, ये किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और सी के, बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो बी और सी कहाँ है, यहाँ। तो बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसका 9 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहे हैं, क्लियर है? नेमिंग कर दिए, नेमिंग करने के बाद जो भी पॉइंट मिला उसको अलग सजा करके लिख दिए, क्योंकि हमें अपना डायग्राम चाहिए जहां से हमें इजीली मिल सके, पता चल सके कौन सा
कैपेसिटर सीरीज में या फिर कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में, इसको देख करके बता सकते हो कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, नहीं बता सकते हैं, तो हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ये पता करने के लिए। इसका काम खत्म। बी और सी के क्रॉस जो कैपेसिटर कनेक्टेड है वो मैंने छाप दिया। अब इस पे चलते हैं। ये जो कैपेसिटर है ए और सी के बीच में, हमारा ए और सी किधर है, इधर, ये ए और सी है, इसके लिए कितना दिया हुआ 6 माइक्रोफैराड। अब बचा कौन, ए और सी के बीच में। ये जो कैपेसिटर ये भी किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में ही कनेक्टेड है, मतलब एक और कैपेसिटर, ये सी वैल्यू कितनी है 12 माइक्रोफैराड। अब तुम्हें दिख गया कि ए और बी के बीच में, इसी के बीच में तुम्हें क्या निकालना है, सी ए बी कैलकुलेट करना है। और सी ए बी के लिए ये जो दोनों कैपेसिटर है कौन कौन सा, 6 और 12 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। इनके साथ ये जो कनेक्टेड है कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में है। तो रिजॉल्व कर दोगे ये भी पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है। यही सेम टेक्निक हम यूज करते हैं रेसिस्टेंस में भी। जब तुमसे सवाल में पूछेगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी, यही काम करना होता है। क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कौन कौन सा पॉइंट जंक्शन जो है अलग अलग है, तो डिसाइड करेंगे, लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कितना होगा इसके लिए, इन दोनों को अगर सिंगल से रिप्लेस करना चाहोगे तो क्या लिखेंगे, कितना आएगा, प्लस होगा, पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाता है ना, तो इट विल बी व्हाट, ऐड होता है ना। ये दोनों कितना, फाइनल बता रहे हो, फाइनल नहीं, पहले ये 18 माइक्रोफैराड ई से कनेक्टेड, मतलब इन दोनों की जगह एक से रिप्लेस कर सकते हो जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा 80। अब इसके बीच में ये कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू कितनी है 9 माइक्रोफैराड, और ये दोनों जो है ये कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। यानी सी ए बी अगर कैलकुलेट करोगे, सी ए बी के लिए अगर दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होता है, सो 18 into 9 डिवाइडेड बाई 27 माइक्रोफैराड। सिंप्लीफाई करोगे 6, यानी जो तुम्हारा आंसर होगा कितना होगा 6 माइक्रोफैराड होगा। हो गया, एक और लिखेंगे, लिखना, for the given circuit, for the given circuit, for the given circuit, find equivalent capacitance, find equivalent capacitance between A and B, between A and B। इसके अंदर दो सवाल करेंगे, सेम क्वेश्चन ए एंड बी, सब तो ए एंड बी के बीच में ही पूछ रहे, तो एक थोड़ा सा आसान, उसके बाद देंगे एक क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर है, ठीक है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इस एंड को उठा करके देखिए यहाँ से बाहर जोड़ दिया और यहाँ से है। और अगर इसका वैल्यू देखना चाहते हो तो 9, 6 और 12 9 माइक्रोफैराड, 24 माइक्रोफैराड, ठीक है। वही सेम प्रोसेस, अगर बहुत सारे जंक्शन तुमको दिख रहे हैं तो क्या करेंगे, नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, देखो ये किससे कनेक्टेड है, बी से, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर इसके लिए देखोगे तो ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है, ए से। तो जितने भी कैपेसिटर्स है ना,
वो किन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ए एंड बी के बीच में। तो अगर बहुत सारे कैपेसिटर दो ही पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं। मतलब इस पूरे डायग्राम को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो दो पॉइंट उठाएंगे ए और बी, ए बी के बीच में ये कनेक्टेड है तो यहाँ लाकर छाप दो, 9 माइक्रोफैराड का काम हो गया खत्म। ये भी कनेक्टेड किसके किसके बीच में, ए बी के बीच में ही है तो इसको लाके यहाँ रख दो, 24 माइक्रोफैराड, इसका भी काम खत्म। बचा ये भी किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के ही बीच में कनेक्टेड है, यहाँ आके रख दो, कितना ये 12 माइक्रोफैराड। और जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो सी ए बी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, सम कर दो तो 9 प्लस 24 प्लस 12 कितना आएगा 45 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब करेंगे ये वही सेम क्वेश्चन है कि फाइंड 9 और 24 के बीच में, 9 और 24 के बीच में 6 माइक्रोफैराड कनेक्टेड है। और ये दूसरा क्वेश्चन पिछले वाले से ही मर्ज मत करते हैं। और 12 और 24 के बीच में 18 कनेक्टेड। अभी भी क्वेश्चन वही है, फाइंड क्या पता करना, ए और बी के बीच में सी ए बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, पॉइंट चूज करेंगे कौन कौन सा पॉइंट है, क्या दो ही पॉइंट है, क्या तीन पॉइंट है, क्या चार पॉइंट है, या फिर ग्रेटर देन 4। जंक्शन अगर काउंट करोगे कितने जंक्शन है, 4 जंक्शन होंगे यहाँ पे। सब कोई करेगा, अगर पिछला वाला सिचुएशन सब समझ में आ गया तो इसको कम से कम डायग्राम जो है वो सिंपल कर सकते हो ना, भले कितना 10 देखते हैं आंसर जो है। हाँ ठीक है, डायग्राम सिंप्लीफाई कितनों ने कर लिया, ये जो उल्टा पुल्टा डायग्राम है कितनों ने कर लिया, भले सॉल्व नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, सिंप्लीफाई कितनों ने कर लिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब है 4 जंक्शन होंगे। क्यों 4 जंक्शन हो रहे हैं, देखो अगर यहाँ से चलोगे तो ये सारे ए है, लेकिन बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया, तो ये पॉइंट ए नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ ए नहीं है तो कुछ और होगा, कुछ और के लिए नाम लिख दो, क्या मान लो ये सी है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर बढ़ोगे तो ये कैपेसिटर आ गया, अगेन ये जंक्शन बी नहीं हो सकता है, बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो फिर क्या लिख सकते हैं डी। यानी इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास कितने जंक्शन है, 4 जंक्शन है, 4 बता दो, ए बी सी और डी। ठीक है ना, जितने भी जंक्शन मिले ना, ए बी मिलता है एक लाइन पे, तीसरा मिलेगा ये ट्राइंगल बना देंगे, चौथा मिलेगा कोशिश करेंगे कि स्क्वायर बनाने का, क्योंकि वही से पता चलता है हमें क्या कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। तो अब कनेक्ट करना स्टार्ट करो, ए और सी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, 6 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, 6 माइक्रोफैराड कनेक्टेड है, इसका काम खत्म, हटा दो। नेक्स्ट
बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है? 12 माइक्रोफैराड। क्या उठा कर कनेक्ट कर, 12 माइक्रोफैराड। देखते हैं, इसका भी काम खत्म हो गया। नेक्स्ट ए और डी के बीच में, ए किधर है? ए इधर है, डी इधर है, ए और डी के बीच में 9 माइक्रोफैराड। तो इसको उठा करके यहाँ कनेक्ट कर दो, 9 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट, इसका काम खत्म, हटा दो। बी और डी के बीच में कौन कनेक्टेड है? 18 माइक्रोफैराड। तो इसको यहाँ उठा करके रख दो, 18 माइक्रोफैराड। 4 का काम खत्म हो गया, एक और बचा हुआ है, कौन सा? सी और डी के बीच में 24। तो सी इधर है, डी इधर है, यहाँ पे एक कनेक्ट कर देंगे, 24 माइक्रोफैराड। यहाँ तक कितनों ने कर दिया था? इतना कम से कम कितनों ने सिंप्लीफाई कर दिया था? करे थे? चलो, इसके बाद नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है। जब भी इस तरीके का डायग्राम दिखे ना, भले वो कैपेसिटर का हो या फिर रेसिस्टर का हो, इसका एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज दो तरीके का होता है, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यही सेम चीज तुमको रेसिस्टर में भी दिखेगा, और वहां पर भी उसका नाम क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा। बस डिफरेंस क्या होगा? इधर रेसिस्टर ऐसे लगे होंगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। तुमको ए और बी के बीच में क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। और अगर देखोगे यहाँ पे, ये जो टाइप है ये है तुम्हारा बैलेंस्ड। इसको किस कैटेगरी में रखा हुआ है? ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तुमसे, ये रखा हुआ है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि देखो, तुमसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर वो भले रेसिस्टर से रिलेटेड हो या फिर कैपेसिटेंस से रिलेटेड हो, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन पूछ दिया तो इट मस्ट बी फ्रॉम बैलेंस, क्योंकि अनबैलेंस होगा तुम कर नहीं पाओगे। क्योंकि अनबैलेंस से क्वेश्चन करने के लिए किरचॉफ्स लूप लॉ लगाना पड़ता है या फिर स्टार डेल्टा लगाना पड़ता है। तो स्टार डेल्टा ऐसे ही आउट ऑफ सिलेबस है, वो पढ़ने ही होते नहीं। स्टार डेल्टा आईटी एडवांस वाले नहीं पढ़ते, तुम कहां से पढ़ लोगे? और रही बात किरचॉफ्स लूप लॉ का या किरचॉफ्स लॉ का, किरचॉफ्स लूप लॉ जब लगाते हैं तो इक्वेशन बनता है, और इक्वेशन बन गया अगर 2 से ज्यादा, तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि 2 से ज्यादा जैसे ही 3 इक्वेशन बना, 3 अननोन सॉल्व करने के लिए तुमको लगेगा 15 मिनट, और उतना टाइम होगा नहीं। मतलब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन है, भले वो कैपेसिटर का हो या फिर रेसिस्टर का हो, करंट में पढ़ेंगे रेसिस्टर के लिए, तो हमेशा कौन सा क्वेश्चन पूछेगा तुमसे? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में ब्रिज में होता क्या है कि अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 और ये C4 है, और ये तुम्हारा क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज में कम से कम कितने कैपेसिटर होंगे? 5 कैपेसिटर होंगे। और अगर सिचुएशन ऐसा है कि C1/C2 बराबर हो C3/C4 के, अगर इस तरीके का कंडीशन होगा, तभी जाकर के उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। और जब भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो C और D का पोटेंशियल सेम हो जाता है। C और D का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और C और D का पोटेंशियल जैसे ही सेम हो गया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 0। और अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया, तो ये सर्किट में रहे या ना रहे उसका मतलब नहीं बनता है। उसको सर्किट में रखो या ना रखो, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब C5 को क्या कर सकते हैं? कैन बी रिमूव्ड। C5 कैन बी रिमूव्ड। और जैसे ही C5 को रिमूव करोगे ना, सर्किट बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जैसे ही किसको रिमूव करते हैं? C5 को रिमूव करते हैं, लेकिन ऐसे ही रिमूव नहीं कर देंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा। मतलब C1/C2 C3/C4 करके देख लो। 6/9 कितना आएगा? 6/9 करोगे 2/3। इधर कर लो 12/18 अगेन 2/3 है बराबर रेशियो। अगर रेशियो बराबर है तो इस 24 को क्या कर देंगे? चुपके से हटा देंगे। और जैसे ही 24 हटा ना, तो तुम्हारा काम क्या हो गया? बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि ए और बी के बीच में अब कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है? 4 कैपेसिटर, जिनमें से ये दोनों जो है कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? यहां से जो इक्विवेलेंट आएगा वो एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहां से सॉल्व करोगे तो हटाने के बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा, उसमें ए और बी के बीच में एक ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, और क्योंकि दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 6 और 12 को अगर रिप्लेस करना है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? 6 × 12 डिवाइडेड बाई 18। सिंप्लीफाई करोगे 4, यानी इन दोनों की जगह एक 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा सकते हो ए और बी के बीच में। वैसे ही ये दोनों जो है कौन सा कंडीशन में है?
सीरीज में, और सीरीज में अगर ये है तो एक अगर कैपेसिटर से रिप्लेस करोगे तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा इट विल बी 9 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 27, कितना होगा 6, तो 6 माइक्रोफैराड। अब ये जो दोनों नए कैपेसिटर मिलेंगे ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ए और बी के बीच में, तो सी ए बी विल बी सिंपली 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, रटने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सर्किट सिंप्लीफाई करो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, बुक देखोगे उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? एक और लिखना। लिखना फॉर द गिवन फिगर, for the given figure, for the given figure, find charge on 6 microfarad, find charge on 6 microfarad capacitor, 6 microfarad capacitor। एक जो पीछे क्वेश्चन दिया था ना ऐसे टेढ़ा वाला, ए और बी और इधर कनेक्ट करे थे, उसका रिजॉल्व फॉर्म दिया हुआ है डायरेक्ट, और उसके रिजॉल्व फॉर्म में क्या कर रहा है ना, कुछ इस तरीके का डायग्राम दे दिया, ये 9, ये 6, ये वाला 12, दोनों पैरेलल में थे, तो ये हो गया तुम्हारा 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, और ये कितना था 9 माइक्रोफैराड। ए और बी जो है अब कनेक्ट कर दे रहा है एक बैटरी से, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है तुम्हें, दिस इज 90 वोल्ट। अब तुमसे पूछ रहा है यहाँ पे जो चार्ज स्टोर होगा 6 माइक्रोफैराड पे, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो सर्किट है ना, इस तरीके यहाँ से दो तरीके के सवाल पूछता है, या तो तुमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ लेगा किसी दो पॉइंट के बीच में, या फिर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर उस पर चार्ज पूछ लेगा। तो ये दूसरे टाइप से रिलेटेड है, जिसमें मैंने सवाल में क्या तुमसे पूछा हुआ है, चार्ज ऑन द गिवन कैपेसिटर। हाँ, क्वेश्चन 6 माइक्रोफैराड से है ना, बस सबसे निकालना पड़ेगा, अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो सबसे। चलो समझते हैं, एक समझाते हैं फिर आगे करेंगे। अरे इसको समझाते रहो, नेक्स्ट वाले में टाइम ले लेना क्योंकि बहुत लोग बैठे थे। देखो इसमें क्या करना होता है कि अगर तुमसे इस पे चार्ज पूछ रहा है, तो अगर तुम इसके अक्रॉस पोटेंशियल बता दो तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि चार्ज लेने के लिए क्या चाहिए, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, C दिया हुआ है, V अगर किसी तरीके से कैलकुलेट कर दे कि इसके अक्रॉस V की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज आराम से पता चल जाएगा। तो हमारा मेन काम क्या है ना, देखो ये जो भी सर्किट है इसमें कितने कैपेसिटर है 3, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा कुछ, ठीक है, लेट इट बी V1, और इन दोनों के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा इट विल बी सेम, तो इसके अक्रॉस हम ड्रॉप कितना ले रहे हैं V2, क्योंकि ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड, तो ये V1 और ये V2, और V2 निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि तुमको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, देन उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। अगर तुमको याद होगा, अगर टू कैपेसिटर आर इन सीरीज, तो यहाँ से देखोगे ये कैपेसिटर तो है, इन दोनों को अगर रिजॉल्व करोगे तो एक कैपेसिटर आ सकता है, मतलब ये 9 माइक्रोफैराड है, इन दोनों के लिए एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना आएगा 18, सो 18 माइक्रोफैराड ये हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या करना था, ये वैल्यू निकालनी थी विच इज V2, क्योंकि जैसे ही V2 निकलेगा यहाँ पुट करोगे फिर तुम्हें क्या पता चल जाएगा,
चार्ज पता चल जाएगा। ये कितना है 90 वोल्ट। तो सीरीज के केस में वोल्टेज अलग अलग होता है, और वोल्टेज डिपेंड किस में करता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, याद है। वोल्टेज जो सॉरी वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। वोल्टेज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो फॉर्मूला अगर याद होगा तो मैंने लिखा था, इट इज C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है ना। इसी सब टाइप के क्वेश्चन के लिए ये सब लिखा करके रखा हुआ है, क्योंकि इसको डायरेक्टली यूज कर लोगे, पूरा फालतू के कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, सीधे तुमको V2 पता चल जाएगा। लेकिन वो कब पता चलेगा, जब तुम इस तरीके का लॉजिकली सोच पाओगे कि ये तो है, उसके साथ ये दोनों है, कैसे कनेक्टेड है सीरीज में। फिर सीरीज में V2 हम इजिली निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा C1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो V2 निकालने के लिए इधर क्या आएगा, C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये तुम्हारा C1 है, और ये क्या है, वैल्यू पुट कर दो। C1 कितना है 9 डिवाइडेड बाई, दोनों को सम करो कितना आएगा 27 इंटू V कितना दिया हुआ, टोटल पोटेंशियल 90, सो 90 इधर रख दो। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 30 वोल्ट। और जैसे ही 30 वोल्ट आ गया, Q2 जो होगा ये पता चल जाएगा। सो इधर ही मैं लिख दे रहा हूँ, Q2 विल बी C2 इंटू V। अब C2 के लिए ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते, C2 मत पुट करो, Q ही पुट करो। Q अक्रॉस 6 विल बी C इंटू V, क्योंकि V2 की वैल्यू कितने आ गई, V2 की वैल्यू आ गई 30। तुम्हें निकालना इस पे चार्ज, इस पे जो चार्ज होगा इसका कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल। सो इसकी जो वैल्यू होगी 6 इंटू 30 विच विल बी व्हाट 180 माइक्रोकूलम। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर 12 पे पूछता 12 पे बता देते हैं, 12 के लिए क्या करना पड़ता है 12 इंटू 30। 9 पे पूछता तो क्या करते हैं, इन दोनों का ऐड, कैलकुलेट करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि ये दोनों जो है ना इसके साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, तो इस पे जो चार्ज आएगा प्लस इस पे जो चार्ज आएगा वो बराबर किसके हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा, 9 कूलम माइक्रोफैराड पे जो चार्ज होगा। लिखना है एक और, लिखना, टाइम बचा। ठीक। देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल between point A and B, point A and B, point A and B under steady state condition, under steady state condition। steady state condition याद है, अभी जब नाम लिए थे कुछ देर पहले स्टेडी स्टेट कंडीशन का। तो तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में ए और बी के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो समझते हैं, डायग्राम जो है मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ 3 3 1 1 1। सब वैल्यू जो है माइक्रोफैराड में चेक कर लो। वोल्टेज है 100 वोल्ट,
ए, अच्छा ए बी नहीं मतलब ए ये है, यहाँ पे ए है, B। होगा तो पहले तो स्टेडी स्टेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे जो कैपेसिटर वो फुल्ली चार्ज है क्वेश्चन में। हाँ स्टेडी स्टेट बता दिया, यानी सारे के सारे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गए। तो देखेंगे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, करंट अगर फ्लो हो रहा होगा, मे बी किसी ब्रांच से हो रहा होगा या तो फिर किसी से नहीं हो रहा होगा। तो उसको देखने के लिए अगर इसको ओपन करते हो, इसको ओपन 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 ओपन, अगर कोई भी सर्किट क्लोज रहा इन सबको ओपन करने के बाद तो उस सर्किट से करंट फ्लो होगा। और अगर कोई भी क्लोज नहीं रहा तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर्किट में करंट जब जीरो हो गया ना, मतलब यहाँ से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा अंदर स्टेडी स्टेट, तो इस 200 को लगाने का मतलब और इस 10 को लगाने का मतलब कुछ नहीं है। मतलब ये जो 200 और 10 दिया है ना, ये क्यों दिया हुआ है, खाली परेशान करने के लिए है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये कब दिखता है, जब करंट फ्लो होता है। वायर का रेजिस्टेंस कब सामने चमकता है, जब इसमें से करंट फ्लो होगा। अगर यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो इसको लगा के रखो या ना लगा के रखो कोई मतलब नहीं बनना होता है। ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितने का होगा, इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। ए और सी के बीच अगर करंट फ्लो हो रहा होता तो ए और सी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कुछ अलग होता, लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों मर गए हैं। और अगर मर गए हैं तो ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितने का होगा, समझ में आ रहा है। अब हमें समझना है कि ये सारे देखो, अब अगेन इसके लिए देखोगे तो ये सारे कैपेसिटर तुम देख के बता सकते हो कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। तो अगर ऐसे डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते हो तो फिर नेमिंग करना शुरू कर दो। ये अगर ए है तो ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए, समझ में आ रहा है। यानी ये 3 जंक्शन थे ना, ये एक्चुअली में 3 जंक्शन है ना, कितने जंक्शन है, एक जंक्शन है, तो एक जगह लिख देंगे वो बाद में लिखेंगे। अगेन यहां से देखोगे तो ये क्या है, ये सी है, तो ये भी कितना होगा, ये कितना होगा, बात करते हैं। और अगर मिडिल में बी लिखा हुआ है इसका मतलब ये भी क्या होगा और ये भी कितना है। मतलब इस पूरे डायग्राम में कितना जंक्शन है, जो फालतू का इतना बड़ा डायग्राम बना करके दिया इसमें कितना जंक्शन है, बस 3 जंक्शन है। और 3 जंक्शन लिखने का मैंने तरीका बताया हुआ है। अगर ये ए है, ये सी है, डी इधर का ये से छाप सकते हो। ठीक है, तो अब जो जो कैपेसिटर जहां जहां कनेक्टेड है वह कनेक्ट कर दो। ए और बी के बीच में देख लो, ए और बी के बीच में कौन कनेक्टेड है, 3, यहाँ ला के रख दो। वैसे ही फिर से ए और बी के बीच में ये कनेक्टेड है, यहाँ ला करके रख दो। ये दोनों 3, ये। अब चलते हैं बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में एक और ये एक, तो बी और सी के बीच में एक ऐसा, ये भी 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड। अब बचा हुआ किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये जो 1 है ये कहाँ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है 1 माइक्रोफैराड ए और सी के बीच। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का। ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, 10 वोल्ट का, क्योंकि ये बैटरी लगा हुआ है पे। तो कैसे निकलेगा, आप देखो ये दोनों को कैसे रिप्लेस कर सकते हो। तो अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा VAB, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो, क्योंकि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें दिखेगा इसके ए, इसके इसको 1 से रिप्लेस करोगे तो कितना होगा 6,
तो 6 माइक्रोफेराड ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट कितना है बी। फिर बी और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है 1 और 1 विच इज इन विच कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये 2 माइक्रोफेराड हो जाएगा। और यहाँ पे फिर कनेक्टेड क्या है एक और कैपेसिटर जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। मतलब मोस्ट सिंप्लीफाइड जो सर्किट है वो कौन सा होगा ये वाला, मतलब इस पूरे बड़े सर्किट को इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है ये ए है, ये सारे पॉइंट कितने हो गए ए हो गए, ये ए ये ए, तो मैं ये पॉइंट है सॉरी ये सी ये भी सी ये भी सी, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा बी है। तुम्हें कैलकुलेट किसके बी के लिए करना है, ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। मान लो दिस वन इज V1 कैलकुलेट करना है, तो इसके क्रॉस ये 10 वोल्ट है। सो V1 जो होगा फिर से अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V1 विल बी V2 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू VAC, यही करना है ना, क्योंकि A और C के बीच में दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। A और C के बीच में दो कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो किसी भी एक कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर V1 के लिए कैलकुलेट करना है तो इट विल बी C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इनटू टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल किसके बराबर है 10 वोल्ट के बराबर। अब सारी वैल्यू तुमको पता है, पुट करो सिंपलीफाई कर लो। 10 ही वोल्ट दिया था ना, 10 वोल्ट दिया था 2.5। C2 कितना है 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10, सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 2.5 वोल्ट। समझ में आ रहा है कैसे क्या कर रहा है। तो मेन काम तुम्हारा क्या है, अभी सारे सवाल जो कर रहे हो ना उसमें मेन काम है जंक्शन पता करना, जंक्शन से सर्किट को क्या करना रिजॉल्व करना। और जैसे ही सर्किट तुमको सिंपल लगे, इस सर्किट में ना तुम साफ साफ देख के बता सकते हो कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। मेन काम हमारा वही होता है। जैसे ये चीज पता चल जाता है ना कि कौन सा सर्किट कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में है, फिर कुछ नहीं होता है। फिर या तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है तो वो पता कर लेंगे, या फिर किसी के अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रहा है तो पोटेंशियल बता देंगे, या किसी पे चार्ज पूछ रहा है तो चार्ज बता देंगे। अब तुमसे पूछता कि बताओ इस पे कितना चार्ज है तो नहीं बता पाते, बता पाओगे ना। अगर तुमसे पूछता कि बताओ इस पे कितना चार्ज है, इस 3 माइक्रोफैराड पे हाँ कितना चार्ज है, तो VAB अब तुमने कैलकुलेट कर लिया। सो 3 इंटू 2.5 सीधे चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ये जो तुम्हारा मॉड्यूल है इसके सॉल्व्ड एग्जांपल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पड़े हुए हैं, आज ही जाकर के प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे। आज जाकर के सबको इसमें जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए एग्जांपल्स क्वेश्चन दिए हुए इस टाइप के वो ढूंढ ढूंढ के आज ही प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो 4-5 दिन बाद जाओगे फिर भूल जाओगे कि क्या क्या मैंने बताया हुआ है। ठीक है, चलो कैपेसिटेंस इसी के साथ समाप्त। जो भी तुम्हारा नेक्स्ट क्लास होगा वो स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।